डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मॉडल सेट जेक के द्वारा रिलीज किया गया है और इसमें 40 क्वेश्चन है आपके सेट 1 का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। 40 क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में, जिसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 घंटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य होंगे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग आज करेंगे इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन पूछा है जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश का क्या तात्पर्य है, यानी क्या अर्थ है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, टिक किया हुआ है, आंसर इसका होगा सी, मनुष्य का आर्थिक कार्य। इसी शब्द, इसी वाक्य से संबंध रखता है जीवन के सामान्य कारोबार जो हमारे हैं उनका अर्थ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है, यानी ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। तो उत्पादन, बी इसका उपभोग का भी करते हैं, वितरण का भी करते हैं, और सरकार का गठन जो है हमारा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है और इस चीज़ का हम इसमें अध्ययन नहीं करते। तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र के जनक अलग हैं और सांख्यिकी के जनक अलग हैं। तो यहाँ पर सांख्यिकी के जनक के बारे में बात किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है, यानी सांख्यिकी का बहुवचन ये जो बोल सकते हैं क्या अर्थ होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे संख्यात्मक मान भी होता है, आंकड़ा भी होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों होते हैं हमारे अर्थशास्त्र में आंकड़ों का प्रकार। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है क्या, संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो इसमें केवल 2 ही होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। अन्वेषक बोले तो जो हमारा इन्वेस्टिगेट करता है उसका जवाबदेही कौन देता है। तो प्राथमिक प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा जो होता है, इसका जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। अन्वेषक का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेटर, हम लोग कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटर को हिंदी में अन्वेषक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर अभी हम बात किए कि जो भी व्यक्ति आंकड़ा संग्रह करता है, यानी जो भी व्यक्ति इन्वेस्टिगेट करता है, वो इन्वेस्टिगेटर कहलाता है। उसी को हम लोग हिंदी में अन्वेषक और प्रेषक दोनों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। प्रगणक बोले तो जो हमारा डाटा कलेक्ट करता है उसको प्रगणक बोलते हैं, और वो किस विधि में डायरेक्ट संपर्क, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट संपर्क करता है उत्तरदाता से जो लोग इन्फॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पूछा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य शुरू हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना होगा। अगर क्वेश्चन होता सर्वप्रथम भारत में जनगणना कार्य कब हुआ था, तो उसके लिए अलग आंसर हैं जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पूछा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो 1947 में हमें क्या हुआ था, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अब 1951 जो है, ये बी आंसर जो है, ये आंसर होगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्गीकरण आंकड़ों को खाली स्थान में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो क्या है, तो विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट्स। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है क्या कि एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है किस चीज़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बारंबारता वितरण में अपकृष्टीय आंकड़ों को खाली स्थान दिया हुआ है चर में वर्गीकृत किया जाता है, तो मात्रात्मक हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर बी नंबर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन चर तत्व चर का एक उदाहरण है। चर बोले तो जो बदलते रहता है, तो इसमें देख लेंगे हम लोग ऑप्शन क्या है, तो डी नंबर ऑप्शन होगा आपका। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग 6, 7, 8, 9 में भी पढ़े होंगे कि इस प्रकार से हमारा मिलान संख्या होती थी, तो इसमें 5 होते थे, 4 ऐसे होते थे और एक ऐसे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में, ठीक है, आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। एक उदाहरण लिखा हुआ, यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका हो जाएगा पाठ विषय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाठ विषय। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों यानी क्षैतिज में तथा स्तंभों को ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है, यह आंकड़ा किस प्रकार की प्रस्तुति करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका पाठ विषय गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सारणी। क्या हो जाएगा, सारणीकरण। 18 नंबर क्वेश्चन में भी आपको पूछा है कि सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है, तो यह कालिक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कालिक। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि काल श्रेणी आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो ये होगा बारंबारता आरेख का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तोरण को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आंसर ए हो जाएगा। संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी हम लोग तोरण को जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, तो वो हमारा 1951 में जो स्वतंत्रता के बाद किया गया था, वही होगा इसका भी आंसर। फिर लिखा हुआ है 22 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय, ब्रिटिश काल की बात की जा रही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, तो किसने किया था, तो दादा भाई। इसका आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नरोजी ने किया था। तो हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लिए हैं। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पर लोग अब लंबी यात्राएं भी कर सकते थे, और बी में है कि कृषि के व्यवसायीकरण को भी बढ़ावा मिला था, तो इसी तरह से प्रभावित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। 24 नंबर को जो क्वेश्चन है वो लिखा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था। तो हम जानते हैं कि सोवियत संघ में जो हमारा चल रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका, ये दोनों जो हमारे थे, पूंजीवादी अमेरिका में चल रहा था, सोवियत संघ में चल रहा था समाजवादी। तो दोनों की कुछ चीज़ें जो है वो भारत ने अपनाई थी, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था। इसलिए जो है हम इसका आंसर करेंगे बी के रूप में, तो इसका आंसर सही होगा बी। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना तथा भारत को एक विशाल बाजार बनाना। ये दोनों उनका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ ये तथा बी दोनों। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ जो है कच्चे माल का निर्यात किया जाए
और भारत में ही उस चीज़ को बेचा जाए, यानी भारत को वो लोग बाजार बनाना चाहते थे। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा किया जाता है? तो मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा किया जाता है। मांग और पूर्ति दोनों। जब मांग और पूर्ति, जब डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, वैसी स्थिति में किसी वस्तु की कीमत निर्धारण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स की राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो ये आंसर जो है इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? तो 5 साल। इसमें आप तो श्योर होंगे कि पंचवर्षीय है तो 5 साल ही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पत्ति वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? तो सार्वजनिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ये आप श्योर हैं, 1948 में हुई थी। इसको आपको बी रूप में आंसर करना है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ? तो ये कोलकाता में अवस्थित थी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे सी के रूप में, ये कोलकाता में ही स्थित थी। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक है, तो क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक। ये हमारा हो जाएगा ए नंबर, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर को क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। 34 नंबर क्वेश्चन में है भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो ये होगा 1991 में। ठीक है। प्रत्यक्ष कर का अर्थ होता है डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है? वस्तु की आय पर, वस्तु की उत्पादन मात्रा पर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की आय पर। ठीक है, और 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो इन विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? तो वित्तीय अनुशासन बढ़ाना। दूसरा हमारा लिखा हुआ आधुनिकीकरण में सहायता देना। तीसरा हमारा लिखा हुआ है सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। तो ये तीनों गुण जो है विनिवेश का उद्देश्य, ये तीनों होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है योजना आयोग। क्या लिखा हुआ है? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये तो आप 1907 में है, इसका आंसर आप लोग श्योर है कि 1907 में होगा और इसका आंसर ए मानना है। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? यानी टाटा स्टील कितने देशों में कार्य करता है? तो 30 देशों में। कितने देशों में? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 कंट्रीज में वो क्या करते हैं? अपना कार्य को रन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग जैसे कि जानते हैं, इसको बी लिखेंगे, हम लोग बी के रूप में आंसर करेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आपका मॉडल सेट 1 जो जेक के द्वारा रिलीज किया गया है इकोनॉमिक्स का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसी प्रकार की कंप्लीट सॉल्यूशन आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का अगर आपको देखना है, पाना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नई नई वीडियो को आप देख पाएंगे।